सामाजिक विज्ञान विषय का भूगोल अध्याय 2 भूमि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। भूमि संसाधन का अर्थ क्या होता है? हमारे प्राकृतिक संसाधनों में भूमि जो संसाधन है उसे अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा गया है और इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, उत्खनन, उद्योग, यातायात, बसाहट आदि का हम उपयोग करते हैं। भूमि संसाधन के अंतर्गत भूमि संसाधन का उपयोग आता है। अगला पॉइंट है, किसी भी देश या प्रदेश में मौजूद जो भूमि है उनका उपयोग है वह विभिन्न तरीकों से किया जाता है। सभी एक जैसे भूमि का उपयोग तो नहीं करते, तो किसी भाग में क्या करते हैं, खेती के लिए खेती की जाती है, किसी अन्य भूमि पर शहरें बसे हुए हैं या कारखाने भी लगे हुए हैं या फिर वनों से ढके भी हुए हैं। किसी भी देश या प्रदेश के लोग अपनी भूमि का उपयोग करते हैं, उसे हम भूमि उपयोग कह सकते हैं। यह उपयोग हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता, इसमें परिवर्तन होते रहता है, समय के अनुसार बदलते रहता है और भूमि का उपयोग प्राकृतिक संसाधन के रूप में हम करते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 23.8 वर्ग किलोमीटर है, परंतु इनमें जो 93% भाग है भूभाग का उपयोग सर्वेक्षण के रूप में किया गया है। नीचे एक तालिका दी गई है जिससे भारत की कुल भूमि का उपयोग किस तरीके से किया जाता है और यह देश की स्वतंत्रता के बाद क्या परिवर्तन, क्या बदलाव आया, इस हम आरेख 2.1 भारत की भूमि का उपयोग के अंतर्गत देखते हैं। भूमि का उपयोग एक तरफ दिया है भूमि उपयोग 1950 से 51 और दूसरी तरफ दिया है भूमि उपयोग 2010-11। आइए आगे देखते हैं वन भूमि। वन भूमि है भूमि का उपयोग जो 1950 और 51 में 14% थी, जो 2010 और 11 में 23% हो गई है। उपवन भूमि 7% है, वह कम होकर 1% के रूप में भूमि का उपयोग होता है। 42% कृषि भूमि, जो कृषि भूमि अत्यधिक क्षेत्र भूमि का उपयोग कृषि क्षेत्र के लिए अत्यधिक होता है, 42% है, वह बढ़कर 40% जो है कृषि भूमि के रूप में उपयोग किया जाता है। अकृषि भूमि 4% है, वह बढ़कर 9% हो गई है और अकृषि भूमि के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। परती भूमि 10% है, जो 2010 और 11 में यह कम होकर 8% के रूप में इनका उपयोग होता है। बंजर भूमि 1950-51 में यह 21% है, जो 2010 और 11 में कम हो गया और यह 10% भूमि का उपयोग बंजर भूमि के रूप में हो रहा है। चराई भूमि 2% है, जो 2010 और 11 में बढ़कर 3% के रूप में चराई भूमि का उपयोग किया जाता है। आइए हम इन भूमियों का विस्तार से वर्णन करते हैं, किस तरीके से इन भूमि का उपयोग किया जाता है। वन भूमि, इसमें वनस्पतियां, पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिसे हम वन कहते हैं। इस वन का उपयोग लकड़ी, कंदमूल, जंगली फल, औषधियों, पशुचारण इत्यादि में किया जाता है। भारत में लगभग जो 60 वर्षों से वन भूमि में 14% थी, वह बढ़कर 23% हो गई है। वन भूमि का तो वृद्धि लगभग 1970 से 71 के बीच हुई, लेकिन कुछ समय के लिए यह स्थिर हो गया। वनों से हमें लकड़ी आदि तो मिलती ही है, मगर इनका महत्व इनके उत्पादन से कहीं अधिक है। जैसे वनों में एक महत्वपूर्ण विशेषताएं यह होती है कि वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर
व ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इससे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को स्थिर रहती है और ऑक्सीजन का नवीकरण होते रहता है। ऑक्सीजन से जो मानव एवं जीव जंतु हैं जो श्वास ले के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अस्थिरता वायुमंडल के जो तापमान में स्थिर रखने में सहायक करते हैं। इस प्रकार बहुत सारी विशेषताएं हैं वनों में। यही नहीं, ये वनों में जल स्रोत भी बने रहते हैं। वन हमारे वन्य जीवों का निवास भी मानते हैं। वनों के नष्ट होने पर जंगली जानवर वनस्पति हमेशा के लिए भी नष्ट हो जाएंगे। पर्यावरण भी ले सकते हैं। पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से भी देश में लगभग कम से कम 33% भूभाग है वो वन होना चाहिए, किंतु भारत में इस समय लगभग 23% भूभाग वन रह गया है। विभिन्न राज्यों के बीच वनों में विभिन्नता भी पाई जाती है। इसके अनुसार वन का उपयोग अलग अलग तरीके से इनका उपयोग किया जाता है। उपवन भूमि, इस वर्ग में ऐसी भूमि को हम शामिल करते हैं जिस पर बाग बगीचे अथवा यह अनेक प्रकार के पेड़ों वाली भूमि जिनमें फल भी प्राप्त होते रहते हैं। भारत में पिछले जो 60 वर्षों में बगीचों व पेड़ों को काटकर इस भूमि को कृषि या अन्य उपयोग में लिया गया, जिससे विगत 60 वर्षों में इसकी जो भूमि की प्रतिशत है 7% हो गई है। लेकिन 2010 और 11 के अनुसार से इसकी मात्रा 1% ही रह गई है उपवन भूमि के अंतर्गत। कृषि भूमि हमारे देश के विशाल भाग पर खेती की जाती है और यह हमारे अधिकांश लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराता है। कृषि भूमि से ही हमें अनाज प्राप्त होती है और कुछ उद्योगों का कच्चा माल भी प्राप्त होते रहता है। भारत में 1950 में 42% भाग पर कृषि भूमि थी, जो आज के समय में वह बढ़कर 46% हो चुकी है। कृषि भूमि का विस्तार जो है 1970 के लगभग स्थिर हो गया था, लेकिन सिंचाई की विस्तार और उस जमीन पर 2 या 3 फसलें ली जा रही हैं। भारत में केवल 38.75% कृषि भूमि सिंचित है और उसी पर 1 से अधिक फसलें ली जाती हैं और इस प्रकार से कृषि का उपयोग कर कृषि भूमि में खेती की जाती है। अकृषि भूमि, इसके अंतर्गत वो सारी जमीनें गिनी जाती हैं जिस पर खेती नहीं किया जा सकता तथा जिसे गैर कृषि उपयोग में लिया जाता है, जैसे पर्वत, रेत के टीले, मकान, दुकान, उद्योग, सड़क, रेल मार्ग, बाजार, खेल का मैदान, तालाब, नदियाँ, बांध इत्यादि की भूमि को शामिल किया जाता है। विगत वर्षों से औद्योगिकीकरण, नगरीकरण एवं यातायात में अत्यधिक अकृषि भूमि में तेजी से विस्तार हुआ और राष्ट्रीय भूमि का उपयोग जो है 1950 और 1910 के बीच के अनुपात यह 4% है, वह बढ़कर 9% हो गई है। आज अकृषि कार्यों में जैसे औद्योगिकीकरण, नगरीकरण इत्यादि में कृषि भूमि को अधिग्रहण करने की मांग की जा रही है, लेकिन किस तरह की कृषि भूमि का उपयोग इस प्रकार बदला जाए कि किसानों को भी इसके लिए उचित मुआवजा कितना मिले, और इस पर आज अनेक विवादें चल रही हैं।
अगर उपजाऊ बहुफसली जो भूमि है, भूमि पर उद्योग लगे तो अनाज उत्पादन और देश परती भूमि। अक्सर किसान कमजोर जमीन को परती छोड़ देते हैं। परती का अर्थ होता है कि जो उर्वरता जो पुनः स्थापित नहीं हो पाती और कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे हम परती भूमि कहते हैं। परती भूमि को दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, वर्तमान परती भूमि और पुरानी परती भूमि। वर्तमान का अर्थ होता है वर्तमान परती भूमि का अर्थ जो केवल 1 वर्ष के लिए हम छोड़ देते हैं। भूमि को 1 वर्ष के लिए परती छोड़ने में उसमें जो व्यूम है की मात्रा में वृद्धि होती है और उसकी उर्वरता जो है बढ़ जाती है। पुरानी परती भूमि का अर्थ होता है जो 1 से अधिक वर्षों के लिए छोड़ा जाता है भूमि को, उसे हम पुरानी परती भूमि कहते हैं। पुरानी परती भूमि पर कृषि का विस्तार नहीं होने पर वह बंजर भूमि के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है और आज लगभग भारत में 8% जमीनें हैं परती भूमि के रूप में दिखाई दे रही हैं। बंजर भूमि। बंजर भूमि को हम मुख्य रूप से 2 भागों में या 2 प्रकार की भूमि में सम्मिलित कर सकते हैं, जिसमें पहला है जिसमें कृषि की संभावना अत्यंत कम होती है। उस भूमि में कृषि नहीं हो पाती, संभावना कम रहती है, वह बंजर भूमि कहलाती है। बंजर भूमि के अंतर्गत पहाड़ी भूभाग इत्यादि क्षेत्र को माना गया है। और दूसरी जिसमें भू संरक्षण की विविधताओं या विधियों से उसे वानिकी कृषि योग्य बनाया जा सके। उस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए जो भू संरक्षण है, इस विधि के अनुसार कार्य किया जाता है जिससे वह कृषि योग्य बन सके। इसमें कुछ ऐसी भूमि भी है जिसमें पहले कृषि की जाती थी किंतु अब बंजर हो चुकी है। जो बढ़ती जनसंख्या के अनुसार जो भरण पोषण के लिए इसका विकास किया जा सकता है। और बंजर भूमि है गैर कृषि भूमि कार्यों में उपयोग किया जाता है, जिसमें अनेक समस्याएं हो सकती हैं और लगभग भूमि का जो 21% है वह कम होकर बंजर भूमि की जो प्रतिशतें हैं 10% हो चुकी हैं। चराई भूमि। चराई भूमि का अर्थ क्या होता है? इसके अंतर्गत वह भूमि को हम सम्मिलित करते हैं जो स्थायी रूप से चारागाह क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चराई भूमि होती है। यह भूमि जो है सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाता है, जहां पशुओं को चराया जाता है एवं जलावन के लिए लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी भी प्राप्त की जा सकती है। भारत में जो 1950 से 51 से जो 1970 से 71 में वृद्धि हुई थी, जिसके अंतर्गत 40 वर्षों में इसकी कमी अत्यधिक बढ़ती जा रही है और इस भूमि के कम होने का प्रतिकूल असर जो है गरीब परिवारों पर पड़ते जा रहे हैं, जिसके लिए पशुपालन और कृषि जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन था, जिसमें अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। चराई भूमि के कम होने पर एक प्रमुख कारण भी है कि इसमें अतिक्रमण और जीविकोपार्जन में अनेक समस्याएं भी हो सकती हैं। तो चराई भूमि की जो संख्या प्रतिशतें हैं वह कम हो चुकी है।